हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि आपके एग्जाम के अंदर आएगा। रिसेंटली जिस एक्ट को ऐड किया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है कौन से ईयर का एक्ट है? 1961 का एक्ट है। इस एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है? 10 सेक्शंस है। सिर्फ कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। लेकिन ये 10 सेक्शन हमें डिटेल में समझना जरूरी है कि इन सेक्शंस के अंदर क्या दिया गया है। सेक्शन 9 और 10 कुछ खास नहीं है, बट सेक्शन 8 तक जितनी बातें बताई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है कब कौन से ईयर के अंदर बना था? 1961 के अंदर बना था। और कब से कमेंस हुआ, यानी कि कब से ये इफेक्ट के अंदर आया था? तो एक साथ 1961 से ये इफेक्ट के अंदर आ गया था। इस एक्ट के अंदर दो मेजर अमेंडमेंट आई थी, एक 1984 के अंदर आई थी और एक 1986 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट्स है ये कब से इफेक्ट में आई थी, ये डेट आप याद रख लेना क्योंकि ये पूछ सकता है। तो जो 1984 की अमेंडमेंट है ये इफेक्ट में आई थी 2/10/1985 से, और जो 1986 की अमेंडमेंट थी वो आई थी इफेक्ट के अंदर 19/11/1986 से। इस अमेंडमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हमने अमेंड की थी, जहाँ पे हमने पेनल्टीज और जो पनिशमेंट थी उसको इंक्रीज किया था। तो जब इस एक्ट को आपको पढ़ोगे, जहाँ पे भी आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स मिल रहे होंगे और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होगा, तो वहाँ पे वो जो चीज़ है वो क्या है? हमारी अमेंडमेंट है। और उस नंबर के ऊपर अगर आप नीचे नोट्स में जाकर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो अमेंडमेंट है इस ईयर के अंदर आई थी। 1984 की अमेंडमेंट है या 1986 की अमेंडमेंट है, वो हमें साथ के साथ पता चल जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे सब एक्ट्स के अंदर होता है, इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बोलेंगे। पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होगा, इस बात को हम हटा सकते हैं। ठीक है, और ये कब से कमेंस में आएगा? जब से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के अंदर देगी। तो इसके अंदर जब वन नंबर दे रखा है, तो देखो यहाँ नीचे भी आपको जाके मिल जाएगा कि 1 जुलाई 1961 से ये कमेंसमेंट के अंदर आया था। ठीक है, वाइड नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन थी 20 जून 1961 की। तो उसके अंदर लिखा था 20 जून को नोटिफिकेशन आई थी कि 1 जुलाई 1961 से ये इफेक्ट के अंदर आएगा, जो डेट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो, एक ही डेफिनेशन है डाउरी की, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है कि डाउरी क्या है, वो आपसे अलग अलग तरीके से एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है। तो ये क्या बोलता है कि डाउरी का मतलब क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब जो हमने सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी के अंदर डेफिनेशन पढ़ी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की, वही डेफिनेशन यहाँ पे है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि गिवन है, यानी कि जो आप दे चुके हो या आप एग्री हो रहे हो देने के लिए। यानी कि आप कोई प्रॉपर्टी अगर या आप दे चुके हो, मैंने आपको ये चीज़ दे दी, वो भी, और मैं एग्री हो रहा हूँ कि हाँ मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, तो वो भी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भाई सीधा सीधा बोला कि मुझे शादी हो रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली जैसे कहानी बना के बोल रहे हैं कि जब होता है तो हमारे घर में ये चीज़ होती है, बस आप ये देख लेना। तो ये क्या? इनडायरेक्टली बोलना। तो दोनों में से किसी भी तरीके से चीज़ हो रही है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। कब कब इसको हम डाउरी बोलेंगे, ये प्रॉपर्टी को देने लेने को? जब वो एक पार्टी से, यानी कि मैरिज में दो पार्टी होती हैं, एक ब्राइड की होगी, एक ब्राइड रूम की होगी। तो बाय वन पार्टी टू मैरिज टू अदर पार्टी टू द मैरिज, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ अगर इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जा रही है या माना जा रहा है कि हम देंगे, तो वो डाउरी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने पार्टी वर्ड यूज़ किया, इसने ब्राइड वर्ड यूज़ नहीं किया, यानी कि ये क्या है? जेंडर न्यूट्रल है। बट इवेंचुअली आप देखोगे आगे चल के कहीं ना कहीं बात जो है ब्राइड की फेवर में ही की जाएंगी। बाय वन पार्टी टू मैरिज टू अदर पार्टी टू मैरिज, और बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, यानी कि दोनों में से किसी भी पार्टी, यानी ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स में से कोई भी जो है, और बाय एनी अदर पर्सन। या तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हैं, या अदर पर्सन, अब जैसे अपने आप को बचाने के लिए पेरेंट्स ने कहा भाई हम भी नहीं देंगे, ब्राइड ग्रूम ने कहा हम भी नहीं कर रहे, उनके कोई रिलेटिव्स आ गए, उनके कोई फ्रेंड्स आ गए, वो इस चीज़ के लिए एग्री हो रहे हैं, तो वो उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया कि वो भी इस तरीके की चीज़ ना करें। अगर वो भी कर रहे हैं तो वो भी डाउरी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन। तो इस तरीके से अगर आप एग्री हो रहे हो कि भाई इसके रिलेटिव्स इसको कुछ देंगे, या इसके फ्रेंड्स कुछ देंगे, या पेरेंट्स देंगे, या पार्टी आपस में कुछ देगी, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? डाउरी की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। देखो पहले क्या था? सिर्फ एट और बिफोर था कि भाई जब शादी हो रही है उस वक्त या शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद कुछ मांगा जाता था तो उसको हम डाउरी नहीं बोलते थे। लेकिन हमने अमेंडमेंट के थ्रू, ये देखो यहाँ पे इसने 2 नंबर डाला हुआ है, तो यानी कि कौन से ईयर की अमेंडमेंट है ये हमारी 1986 की अमेंडमेंट है। 1986 की अमेंडमेंट में हमने आफ्टर द मैरिज भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि हो सकता है ना कि ऐसा जरूरी थोड़ा ना मैरिज से पहले या मैरिज के वक्त ही कुछ मांगा जाए, मैरिज होने के बाद भी चीज़ें मांगी जाती है। तो इसलिए यहाँ पे at time of marriage, before marriage और any time after the marriage in connection with marriage of the said parties, कि इस
मैरिज से रिलेटेड अगर शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद भी अगर कुछ इस तरीके की चीज़ मांगी जाती है, ट्रांसफ़र होती है, एग्री होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो डावर या मेहर होता है जो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर देखते हैं, वो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई चीज़ देने या लेने के लिए एग्री हो रहे हैं या दी जा रही है या दे दी गई है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, डाउरी वर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से माइंड में बिठानी है, हर एक वर्ड को माइंड में अच्छे से बिठाना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको डाउरी वर्ड क्लियर हो गया होगा कि डाउरी क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के हिसाब से। अब क्या पेनल्टी है अगर कोई डाउरी देता है, तो गिविंग और टेकिंग डाउरी अगर करता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के कमेंट्स होने के बाद क्या करता है, तीन चीज करता है, देता है या लेता है या एबेट करता है, उकसाता है भाई ये चीज इसको आपको देनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, जो भी है इस तरीके की कोई बात बोलता है, तो गिव करता है, टेक करता है या एबेट करता है बाय गिविंग और टेकिंग ऑफ डेयरी, चाहे लेना देना दोनों यहाँ पे ऑफेंस बताया गया है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, फॉर अ टर्म विच नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, तो 5 साल की उसको पनिशमेंट मिलेगी, एंड यानी कि साथ में फाइन भी लगेगा, कितने रुपए का, 15,000 रुपए का, या फिर द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच डाउरी, या फिर जितनी रुपए की डाउरी ली है अगर वो इससे ज़्यादा है, 15,000 से ज़्यादा है, तो वो लगेगा। यानी कि अगर आपने 10,000 की डाउरी ली तो आपके ऊपर 15,000 तो मिनिमम लगेगा, लेकिन आपने इससे ऊपर लिया 20,000 25,000, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो 15,000 मिनिमम लगेगी, लेकिन 15,000 से ऊपर आपने कुछ लिया है तो फिर वो अमाउंट जितना आपने लिया है वो आपकी यहाँ पे पेनल्टी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताइए कि अगर आप लेते हैं तो आपको 5 साल जेल जाना पड़ेगा, प्लस आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कोर्ट किसी स्पेशल रीजन की वजह से ये जो इम्प्रिजमेंट है वो 5 साल से कम की भी दे सकता है, तो कोर्ट को रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों वो 5 साल से कम की इम्प्रिजमेंट दे रहा है, तो उस सिचुएशन में वो इम्प्रिजमेंट कम दी जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेकिन ये जो चीज़ हमने सब सेक्शन 1 के अंदर पढ़ी ये अप्लाई नहीं होगी टू द प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड। अब जैसे होता है कि कुछ आप शादी में जाते हो तो आप होता है ना कि हमको देना पड़ता है, कुछ प्रेजेंट देने पड़ते हैं कि भी हम किसी की शादी में जाएंगे कुछ ना कुछ देते हैं, तो वो जो प्रेजेंट्स हम दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे डाउरी वर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं हो जाएगा। ऐसे तो सारे ही जितने जिसको भी आप बुला रहे हो सभी सब डाउरी देने में आ जाएंगे और सब फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो प्रेजेंट्स उनको शादी के टाइम पे दिए जा रहे हैं वो सब डाउरी वर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, जिनकी कोई डिमांड नहीं की गई, विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दिस बिहाफ। भाई आप अपने रिलेटिव से थोड़ा ना बोलते हो कि भाई शादी में आएगा तो मेरे को ये दियो या मेरे को इतने पैसे दियो या ये करियो, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो ये दोनों के लिए अप्लाई है, चाहे ब्राइड हो चाहे ब्राइड ग्रूम हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जितने भी प्रेजेंट्स आपको आएंगे इसके लिए ना हमने एक डाउरी प्रोहिबिशन एक रूल्स भी बना रखे हैं। उन रूल्स के अंदर सिर्फ इतना बताया गया है कि इस तरीके के जितने भी प्रेजेंट्स आपको मैरिज के अंदर मिलेंगे उनका आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो लिस्ट मेंटेन करके उसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें एज अ प्रेजेंट जो विदाउट डिमांड आपको मैरिज के अंदर मिली है। तो ये चीज़ हमें रूल्स के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो इसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है जो कि शादी में बनाई जाती है। फिर सेक्शन 4 आता है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी की। क्या पेनल्टी है अगर आप डिमांड कर रहे हो डाउरी। एक सेक्शन 3 के अंदर तो हमने पढ़ा कि आपने डाउरी ले ली तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या ऑफेंस है, लेकिन ये आप डिमांड कर रहे हो भाई आपकी शादी फिक्स हो रही है और आप सामने वाले से बोल रहे हो कि हमें तो शादी में ये चाहिए, अभी आपने लिया कुछ नहीं है, यू आर जस्ट डिमांडिंग डाउरी। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर पनिशमेंट कम है, आपको कम से कम 6 महीने की सजा मिलेगी जो कि बढ़ के 2 साल की भी हो सकती है, और साथ में फाइन तो लगेगा ही लगेगा जो कि 10,000 रुपये का होगा कि आपने मांगा भी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पनिशमेंट हो जाती है, और स्पेशल रीजन की वजह से कम भी पनिशमेंट दे सकता है जज, उसका रीजन जज को देना पड़ता है कि क्यों वो कम सजा दे रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर आप डिमांड करते हो तो सेक्शन 4 में आओगे, अगर आपने ले लिया डाउरी तो सेक्शन 3 के अंदर आओगे। देन यहाँ पे ना एडवर्टीजमेंट को बैन किया। जैसे क्या होता है कई बार ना लोग न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में एडवर्टाइज करते हैं कि अगर आप शादी करोगे तो हम ये देंगे या ये चीज़ें करेंगे, तो वो चीज़ें जो है सारी बैन कर दी गई सेक्शन 4A के थ्रू। तो अगर कोई पर्सन ऑफर करता है किसी भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जैसे किसी न्यूज़पेपर में, पीरियोडिकल के अंदर, जर्नल के अंदर, किसी भी मीडिया के थ्रू, जैसे कहीं पे भी इस तरीके की चीज़ करता है पब्लिक के अंदर कि अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है, मनी दिखाता है या इस तरीके की चीज़ दिखाता है, बिजनेस में इतना हिस्सा है या कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो ये दे दिया जाएगा, इसके बच्चों का ये इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सन का, डॉटर का, तो इस तरीके की कोई भी चीज़ दिखाता है तो ये सब क्या है, बैन है, ये सब आपको नहीं पब्लिश करना है। ठीक है, प्रिंट्स और पब्लिश, तो यानी कि इस तरीके की चीज़ प्रिंट या पब्लिश करना मना है, जो भी चीज़ें क्लॉज ए के अंदर यहाँ में इसने बोली है। अगर वो इस तरीके की चीज़ करता है तो वहाँ पे उसको कम से कम 6 महीने की सज़ा मिलेगी जो कि 5 साल तक की भी हो सकती है, और साथ में फ़ाइन भी लग सकता है, और है तो यानी कि दोनों में से एक चीज़ भी हो सकती है जो कि 15,000 रुपये का फ़ाइन हो सकता है।
और कोर्ट को कम ठीक लगता है तो उससे 6 महीने से कम की सजा भी दे सकता है, वो रीज़न बता देगा अपना। अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हो डाउरी लेने देने का तो वो एग्रीमेंट अपने आप में वॉइड होगा। ये नहीं कि आपने एग्रीमेंट कर लिया और आप कोर्ट पहुंच गई थी, हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था और इसको आप एनफोर्स कीजिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अपने आप में, वो वॉइड है, ठीक है, वो नहीं माना जाएगा। सीधी सी बात सेक्शन 5 के अंदर इसने बोली। तो आपको ये ध्यान हो गया होगा सेक्शन 3 में इसने क्या बोला कि भाई क्या पनिशमेंट होगी अगर आप डाउरी लेते हैं। 4 में अगर आप डिमांड करते हैं, 4A के अंदर बैन कर दिया एडवर्टीजमेंट। 5 के अंदर क्या हुआ, एग्रीमेंट अगर आपने कोई किया है डाउरी लेने देने का तो वो क्या होगा, अपने आप में वॉइड होगा। डाउरी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर हेयर्स, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई डाउरी रिसीव हुई है, वैसे तो मना किया इसने कि डाउरी नहीं लेनी, लेकिन अगर डाउरी कोई रिसीव हो गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, पर्सन अदर देन वुमेन इन कनेक्शन विद द मैरिज इज गिवन, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आपने डाउरी ले ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो सामान जो भी लिया गया है वो आपको उस वुमेन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो किसकी बात कर रहा है, वुमेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो उसने सेक्शन जो हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था वहाँ जो जेंडर न्यूट्रल होने की बात कर रहा था, जेंडर न्यूट्रल यहाँ से हट गया। तो बेसिकली देखोगे तो ये एक्ट जो है वो फेवर में वुमेन्स की ही है, और वुमेन्स के साथ ही ऐसा होता है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं जाता कि मेन को डाउरी देनी पड़ रही है शादी करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रॉपर्टी आपको वो वुमेन को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब कितने टाइम में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अगर वो डाउरी जो है मैरिज से पहले रिसीव हुई थी तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जब भी मैरिज हुई है उसके बाद विद इन 3 मंथ्स आपको उस वुमेन को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर डाउरी जो रिसीव हुई है और आफ्टर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ और एट द आफ्टर द मैरिज, यानी कि शादी होने के समय या शादी के बाद, तो 3 महीने के अंदर आपको करना है जिस भी दिन वो आपको डाउरी मिली है, तो उसके विद इन 3 मंथ्स आपको उसके नाम पे ट्रांसफर कर देनी है। और इफ डाउरी वाज रिसीव व्हेन द वुमन वाज माइनर, कि भाई जब वो माइनर थी उस वक्त डाउरी रिसीव हुई थी, तो आपको 3 महीने के अंदर ट्रांसफर करनी है जब भी वो 18 ईयर्स की हो जाती है उसके बाद। तो इसके अंदर अंदर आपको वो जो डाउरी है वो वापस करनी होगी इसको। और अगर कोई व्यक्ति फेल कर जाता है, भाई नहीं करता वापस, तो वहाँ पे फिर उसको पनिशमेंट होती है 6 महीने की, जो कि 2 साल तक की भी हो सकती है, और साथ में फाइन भी लग सकता है जो कि 5,000 से कम का नहीं होगा, और 10,000 तक का भी हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी, यानी कि जेल भी जाना पड़ सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप उसको वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करोगे। अब मान लो क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी रिसीव करने से पहले ही वो जो लड़की है उसकी डेथ हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, अगर उस लड़की के बच्चे नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी, लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर बच्चे हैं तो फिर वो उनको चली जाएगी, यानी कि अभी बच्चे तो छोटे होंगे लेकिन वो ट्रस्ट के लिए एक तरीके से चली जाएगी, और जब वो बड़े होंगे तो उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, जो हमें इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है और हमारे IPC के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे डेथ कितने टाइम में हो रही है, 7 ईयर्स के अंदर बता रहा है कि विद इन 7 ईयर्स हो जाती है। तो यहाँ हमारी प्रिजम्पशन आ जाती है सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 113A के अंदर मे वाली प्रिजम्पशन है कि आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि ये जो डेथ हुई है वो डाउरी डेथ ही हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको शेल प्रिजम्पशन दे रखी है कि यहाँ मानता ही मानता है कोर्ट अनटिल एंड अनलेस आप ये ना प्रूव कर दो कि आपकी वजह से वो डेथ नहीं हुई है, यानी डाउरी डेथ नहीं हुई है। यहाँ पे शेल वाला तब होता है जैसे जब डेथ से पहले ये मिलता है कि भाई उसके साथ कोई किसी तरीके की क्रूअल्टी हो रही थी, किसी तरीके की हरासमेंट हो रही थी डाउरी से रिलेटेड, तो यहाँ पे मान लिया जाता है, यहाँ पे शेल प्रिजम्पशन हो जाती है कि ये जो डेथ हुई है ये आपकी ये जो आप क्रूअल्टी या हरासमेंट कर रहे थे इसी की वजह से हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है, इसको एक बार आप 3A को भी रीड कर सकते हो। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के अंदर बताता है कि कॉग्निजेंस कौन लेता है, MM लेता है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेता है। CRPC के अंदर जैसे दे रखा है कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी होगी तो MM लेगा, और नॉर्मल कोई और सिटी होगी तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहाँ पे कॉग्निजेंस लेता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉग्निजेंस भी यही लेगा। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अपॉन एक्सेप्ट अपॉन, कि भाई कैसे वो कॉग्निजेंस लेगा, भाई खुद की नॉलेज से लेगा या पुलिस रिपोर्ट के जो भी बात बोली गई है उसकी उससे लेगा, या कोई पर्सन जो एग्रीव्ड है वो आगे कंप्लेन करता है, जैसे हम 190 सेक्शन में पढ़ते हैं CRPC के, वैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉग्निजेंस ली जाएगी। फिर ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पसेज एंड टू बी बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ये बेलेबल नहीं अब नॉन बेलेबल होता है ये। तो ये जो ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर होंगे तो ये क्या क्या होंगे, कॉग्निजेबल होंगे।
जो हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ते हैं सेक्शन 154 वाले जो कॉग्निजेबल वाले में जैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ऐसे ही ये क्या होंगे, अपने आप में कॉग्निजेबल होंगे। और सीआरपीसी के प्रोविजंस को भी फॉलो किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हम इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट पढ़ते हैं सीआरपीसी के अंदर। इसके अलावा जो सेक्शन 42 है, या अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट, विद वारंट, जितनी भी बातें आती हैं वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी सीआरपीसी की भी। तो ये सीआरपीसी वाले प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफेंस होंगे वो कैसे होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। आप बातचीत करके खत्म नहीं कर सकते उनको। तो दीज ऑफेंसेज आर नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, तो जिस पे भी एलिगेशन लगा है कि भाई आपने इस तरीके से डाउरी ली है, तो उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि वो ये प्रूफ करे कि मैंने डाउरी नहीं ली है। तो ये उसके ऊपर प्रूफ रहता है। जैसे सेक्शन 3 में किसी को पनिशमेंट मिल रही है, 4 में मिल रही है, तो जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि इसने डाउरी डिमांड किया है या इसने डाउरी लिया है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने जो है इस तरीके का ऑफेंस कमिट नहीं किया है, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का। फिर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, तो ये एक चीज़ हमने ऐड ऑन की कि हम ना इस तरीके से ऑफिसर्स बना सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जितने उसको ठीक लगते हैं किसी भी एरिया के अंदर, वो उतने ऑफिसर्स यहाँ पे जिनको हम डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर बोलेंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं, जिनका काम क्या होगा, वो ये देखेंगे कि जो ये एक्ट है उसके प्रोविजन जो हैं वो अप्लाई हो जाएं, इस तरीके से कहीं पे डाउरी की डिमांड ना हो, कोई डाउरी मांगे ना, दे ना, या कोई अबेट ना करे। अगर कोई एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने हैं इस तरीके की चीज़ के कि जहाँ पे कोई इस तरीके का ऑफेंस हुआ है इस सेक्ट के अंदर, तो वो ये सारा काम कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एडिशनल काम भी दे सकती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है। अब किसी किसी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि कुछ कुछ पावर्स जो हैं पुलिस की भी इनको दी जा सकती हैं, ताकि ये अपने काम को सही से कर सके। कहीं पे इन्वेस्टिगेट करना, कोई क्वेश्चंस पूछना, तो ये पावर्स भी इनको दी जा सकती है। और इसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी इनकी हेल्प के लिए बनाया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, डाउरी प्रोविजन ऑफिसर्स के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है। फिर पावर टू मेक रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स दे रखी हैं कि इस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। तो ये सेक्शन 9-10 के अंदर दे रखा है। फिर एक हमारा आईपीसी का भी सेक्शन आता है जो इसी तरीके की बात करता है, 498A की, जहाँ पे क्रूएलिटी हम देखते हैं, जो कि सेक्शन 113B की प्रिजम्पशन को भी लीड करता है कि भाई अगर इस तरीके से कोई शादी से विद इन 7 ईयर्स इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, कोई विलफुल कंडक्ट कर रहे हो, आप हरासमेंट कर रहे हो कोई लड़की के साथ, उससे डाउरी मांग रहे हो, तो वो अपने आप में 498A का ऑफेंस होता है। और ऐसे ही 304B का ऑफेंस होता है अगर उसकी डेथ हो जाती है, डाउरी डेथ हो जाती है 7 ईयर्स के अंदर। तो वहाँ पे अपने आप में इसके अंदर पनिशमेंट दी गई है, 498A में दे रखी है। और आपने इंडियन एविडेंस एक्ट का 113A और 113B भी ऊपर मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो हमें इन डिटेल देखनी थी। आई होप आपको ये एक्ट जो है वो क्लियर हो और माइंड में काफ़ी बैठ गया हो। अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस एक्ट को आप आराम से माइंड में बिठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। बट कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे डाउरी की डेफिनेशन सेक्शन 3-4 के अंदर क्या बोल रखा है, कॉग्निजेंस कैसे ली जाती है, जो ऑफेंसेज होते हैं वो नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, ये बातें जो हैं मेन है इस एक्ट के अंदर। और इंडियन एविडेंस एक्ट के जो 2 सेक्शंस हैं और आईपीसी के जो 2 सेक्शंस हैं वो साथ में ज़रूर याद रखिएगा। वो तो आप पढ़ते ही हैं आईपीसी, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।